गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा के बारे में स्टडी की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल का विश्लेषण। इसमें क्या होता है कि किसी अर्ध सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको अपन थर्मोडाइनेमिक मेथड्स के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव है तो उसको अपन निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट है हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ द मेथड, मेटल यानी कि मेटल के ऊर्ध्वपातन ऊष्मा के द्वारा। ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं जिसमें किसी मेटल को सॉलिड अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाती है। दिस एनर्जी गिवन टू मेटल इज कॉल्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशन। इसी धातु को दी गई इस ऊर्जा को ही अपन परमाणुकरण ऊष्मा भी कहते हैं। नेक्स्ट है हीट ऑफ आयनाइजेशन, यानी कि मेटल को अपन उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए या मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको उसकी आयनन ऊर्जा कहते हैं। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि मुक्त अवस्था से परमाणु को धनायन में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं, जिससे मेटल प्लस आयन या आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप है हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी जल योजन ऊष्मा। व्हेन द केटायन इंटरेक्ट विथ वाटर द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड हाइड्रेशन हीट ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जब धनायन की जल से अन्योन्य क्रिया कराते हैं तो कुछ ऊर्जा जो मुक्त होती है उस ऊर्जा को ही उस तत्व की जलयोजन ऊर्जा या जलयोजन ऊष्मा कहते हैं। तो मेटल प्लस आयन या धनायन डेल्टा एच हाइड्रेशन के द्वारा एम प्लस हाइड्रेट या जलयोजित धात्विक आयन का निर्माण करता है। तो द अबो थ्री टर्म्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज पर हेस रूल। हेस का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोसेस है या कोई भी रिएक्शन जो है या रिएक्टेंट जो है अगर एक तो डायरेक्ट स्टेप से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है ऊष्मा का मान होता है, अगर वही रिएक्शन या रिएक्टेंट 3-4 स्टेप से होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उन सभी स्टेप्स के अंदर जो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह उस डायरेक्ट स्टेप वाली ऊर्जा के बराबर होता है। कहने का मतलब है चाहे अभिक्रिया एक स्टेप में हो या 3-4 स्टेप में हो तो उनकी जो ऊर्जा का मान होता है वह समान होता है। दिस साइकिल शो द टोटल अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड इन मेटल हाइड्रेशन, यानी कि इस चक्र के द्वारा धातु से जलीय धातु आयन बनने या धातु के जलयोजन में प्रयुक्त ऊष्मा Q को संपूर्ण मात्रा को प्रदर्शित करती है या Q1 संपूर्ण मात्रा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है अगर किसी धातु आयन के अपचयन में हाइड्रोजन को अगर अपन रेफरेंस के रूप में काम में लेते हैं या रेफरेंस रिएक्टेंट के रूप में काम में लेते हैं तो क्योंकि जो हाइड्रोजन जो होता है वह क्या होता है कि उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वह शून्य होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है तो अपन किसी धातु के लिए इलेक्ट्रोड विभव को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो रिडक्शन ऑफ द ए मेटल आयन, मेटल प्लस हाफ H2 इक्वल टू मेटल प्लस H प्लस आयन। तो हाइड्रोजन गैस का जो जलयोजन होता है उसको भी धातु की भांति निम्न चक्र के द्वारा अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन गैस का पहले अपन H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है तो उसका डिसोसिएशन यानी कि उसको H2 मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम के अंदर तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको उसकी वियोजन की ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में H एटम को अपन आयनाइजेशन एनर्जी के द्वारा H प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और H प्लस आयन को हाइड्रेशन उसकी जलयोजन ऊष्मा के द्वारा उसको जलीय H प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो साइकिल है वह हाइड्रोजन गैस के जलयोजन धातु को भी साइकिल के द्वारा या हेस के नियम के द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर इसको भी अपन क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है डायरेक्ट जलीय H प्लस आयन में कन्वर्ट होती है तो जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है वह
Q2 ऊष्मा कहलाती है। तो Q2 यहाँ पर टोटल हीट यूज्ड इन हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस के जलयोजन में प्रयुक्त होने वाली संपूर्ण ऊष्मा कहलाती है। डेल्टा H डिसोसिएशन जो है वह हाइड्रोजन गैस की वियोजन ऊष्मा कहलाती है, यानी कि किसी गैस के एक मोल को परमाणुओं में तोड़ने के लिए या विभक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा हो उस गैस को वियोजन ऊष्मा कहते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ मेटल बाय द अबव टू साइकिल्स, यानी कि टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उपरोक्त जो दोनों साइकिल है, यानी कि एक तो हाइड्रोजन गैस की और दूसरी मेटल की, दोनों को कंबाइन करके दर्शाने पर जो अपने पास उसकी एनर्जी आती है वो है डेल्टा G0 बराबर Q1 प्लस Q2 बराबर माइनस NFE। यहाँ पर Q1 Q2, Q1 दर्शाती है धातु के जलयोजन में प्रयुक्त ऊष्मा और Q2 जो है हाइड्रोजन गैस के हाइड्रेशन में प्रयुक्त संपूर्ण ऊष्मा। माइनस N दर्शाता है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, F फेराडे कांस्टेंट, और E0 दर्शाता है इलेक्ट्रोड सेल या इलेक्ट्रॉन सेल को। तो यहाँ पर अपन गिब्स ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बाय द अबव साइकिल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी डिटरमाइंड बाय द थर्मोडाइनेमिक मेथड। दिस साइकिल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल। जो यानी कि मेटल के साइकिल है और हाइड्रोजन गैस के जलयोजन की भांति जो साइकिल है, इन दोनों साइकिल्स को मिलाकर के जो संपूर्ण अपन अभिक्रिया या संपूर्ण ऊर्जा के बारे में गणना करते हैं, तो उन दोनों ही चक्रों से को ही अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल कहते हैं। और इनके लिए जो इलेक्ट्रोड विभव अपन ज्ञात करते हैं वो इलेक्ट्रोड विभव अपन इसकी थर्मोडाइनमिक मेथड्स के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए निम्न कंडीशंस है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल की निम्न विशेषताएं होती है, जिसमें फर्स्ट है अगर Q1 प्लस Q2 यानी कि मेटल आयन की जलयोजन में प्रयुक्त संपूर्ण ऊष्मा और हाइड्रोजन गैस के जलयोजन में संपूर्ण ऊष्मा, अगर इन दोनों का योग नेगेटिव आता है तो नेगेटिव आने पर जो रिएक्शन होगी, अगर इनका नेगेटिव है तो अभिक्रिया जो होगी क्या होती है, अपने कभी भी मतलब कि स्वतः अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया संभव होती है। अगर Q1 और Q2 का मान धनात्मक होता है तो अभिक्रिया संभव नहीं होती, क्योंकि रिएक्शन इसमें संभव पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है अगर E0 की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, या अभिक्रिया का ऋणात्मक मान होने पर या तो अभिक्रिया नहीं होगी या फिर विपरीत दिशा में हो सकती है। और अगर E0 का मान धनात्मक होता है तो अभिक्रिया जो होगी वह डायरेक्टली या स्वतः प्रवर्तित होती है, क्योंकि अगर Q1 प्लस Q2 का मान नेगेटिव है तो डेल्टा G का मान नेगेटिव आएगा, और डेल्टा G का मान जिन अभिक्रियाओं में नेगेटिव होता है वह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, और E का मान जिनमें धनात्मक होता है वह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है। तो इलेक्ट्रोड विभव का मान आयनन ऊर्जा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व का जो मानक अपचयन विभव होता है, उस मानक अपचयन विभव उसकी आयनन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है एलिमेंट का वह आयनाइजेशन एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है अगर आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मान में कमी आती है, और धातुओं के आयनन विभव का मान अपेक्षाकृत कम होता है, अतः उनका अपचयन विभव अधिक होता है। यदि किसी धातु आयन के अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है तो वह धातु आयन अपचायक की भांति व्यवहार करता है। जैसे लिथियम है, लिथियम में विपरीत दिशा में होता है तो उसमें लिथियम क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। नेक्स्ट आता है कि अगर अपन प्रथम समूह के तत्वों को या प्रथम समूह के तत्वों के लिए Q1 प्लस Q2 या E0 के अपचयन के मान देखें तो इससे ये होता है कि लिथियम का जो आयनन विभव होता है वह सबसे अधिक है,
यानी उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका क्या होना चाहिए, अपचयन विभव सबसे कम होना चाहिए। परंतु इसका अपचयन विभव अधिकतम होता है, क्योंकि इसको ऑक्सीकरण अपचयन चक्र से स्पष्ट कर सकते हैं। क्योंकि लिथियम प्लस की क्या होती है, जलयोजन ऊर्जा जो होती है वह सबसे अधिक होती है। इसी वजह से लिथियम का अपचयन विभव अन्य क्षारीय धातुओं की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। तो यानी कहने को जो पीछे अपन ने देखा था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी एलिमेंट का, वह उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जब अपन फर्स्ट समूह के तत्वों में देखें उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और ई की वैल्यू का मान देखें, अपचयन विभव का मान देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लिथियम के लिए जो आयनाइजेशन वैल्यू है वह भी ज़्यादा होती है और उसका अपचयन विभव भी ज़्यादा होता है। इसको अपन स्पष्ट केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लिथियम की जो हाइड्रेशन की एनर्जी होती है, जलयोजन ऊर्जा जो होती है वह सबसे अधिक होती है। और लिथियम की जलयोजन ऊर्जा सबसे अधिक होने की वजह से लिथियम का अपचयन विभव भी जो होता है ना, अन्य क्षारीय धातुओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है। बाकी सब में जैसे अपन सोडियम से सीजियम तक जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ती है तो उसका अपचयन विभव का मान कम होता है। लेकिन लिथियम एक अपवाद है जिसको अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल के द्वारा दर्शा सकते हैं, और इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है और अपचयन विभव का मान भी ज़्यादा होता है। अपचयन विभव का मान ज़्यादा होने का रीज़न है कि इसका जो जलयोजन ऊर्जा होती है वह ज़्यादा होती है या सबसे अधिक होती है। इस वजह से इसका अपचयन विभव जो होता है वह अन्य क्षारीय धातुओं की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, अगर अपन हेलोजन को देखें तो हेलोजन क्या होते हैं कि आसानी से अपचयित हो जाते हैं। इसी कारण जो हेलोजनों के जो अपचयन विभव के मान होते हैं वह धनात्मक होते हैं, जबकि प्रथम समूह के तत्वों के लिए जो अपचयन विभव के मान थे वो ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि वो आसानी से अपचयित नहीं होते, उनका आसानी से ऑक्सीकरण होता है। तो जबकि हेलोजन जो होते हैं वह आसानी से अपचयित हो जाते हैं, इस वजह से उनके जो अपचयन विभव के मान होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं। तो अपचयन विभव के मान पॉजिटिव होने से इनकी जो अभिक्रिया होती है वह स्वतः होती है या आगे की दिशा में अपने आप हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हेलोजन परमाणु विद्युत ऋणात्मक होते हैं, और यही कारण है कि हेलोजनों के लिए आयनन विभव के स्थान पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान लेते हैं। क्योंकि जो अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है जिसको अपन आयनन ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि वह आयन में कन्वर्ट हो रहा है और आयनाइजेशन होता है उसका। जबकि अगर किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन उससे बंधित होता है, तो उसके लिए जो एनर्जी होती है वह ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। तो आवर्त सारणी में किसी आवर्त में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो उसका आयनन विभव भी बढ़ता है या इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता जाता है। तो आयनन विभव का मान ऑक्सीकरण अंक बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रोड विभव का मान ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि के साथ कम होता जाता है। और आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव तथा ऊर्ध्वपातन ऊष्मा के मान में वृद्धि होती है और इलेक्ट्रोड विभव का मान भी कम होता जाता है। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि हेलोजन जो होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक प्रकृति होते हैं और इनमें आयनाइजेशन एनर्जी की जगह अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज में लेते हैं।